दोस्तों, सक्शगाम वैली को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ ही रहा था कि अचानक एक बड़ी खबर एलएसी से सामने आई है, जहां पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को भारत ने वापस चीन से ले लिया है। इस खबर पर डिटेल में आगे बात करेंगे। इसके अलावा अब अमेरिका ने पूरा मन बना लिया है भारत के ऊपर 575% का टैरिफ लगाने का। लेकिन अब यूरोपीय देशों के साथ साथ अब ब्रिटेन भी भारत की सहायता के लिए सामने आया है और एक बड़ा झटका अमेरिका को दिया है। किस तरह से 575% टैरिफ की कार्ड भारत ने निकाल ली है, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भारत और चीन की। भारत और चीन के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन हालिया घटनाक्रम इस बार किसी सैन्य टकराव की वजह से नहीं, बल्कि कूटनीतिक रणनीति की वजह से अहम बन गया है। भारत ने बिना किसी सैन्य कार्रवाई के लद्दाख के एक बड़े हिस्से में अपने पेट्रोलिंग अधिकार दोबारा हासिल कर लिया है। ये घटनाक्रम दिखाता है कि आधुनिक दौर में राष्ट्रीय हित केवल युद्ध से नहीं, बल्कि धैर्यपूर्ण रणनीति से भी सुरक्षित किए जा सकते हैं। लद्दाख का ये इलाका रणनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। यहाँ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी स्पष्ट रूप से तय नहीं है। भारत और चीन दोनों अपनी अपनी समझ के अनुसार सीमावर्ती इलाकों में गश्त करते रहे हैं। इसी गश्त के जरिए दोनों देश ये संदेश देते हैं कि वह उस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में मानते हैं। लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को अक्सर 2020 के बाद का मामला माना जाता है, लेकिन हाल ही में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला के बयान ने इस पूरी कहानी को नए सिरे से देखने की जरूरत पैदा कर दी है। उनके मुताबिक समस्या की जड़ 2020 नहीं, बल्कि लगभग एक दशक पहले की है। जनरल हितेश भल्ला ने स्पष्ट किया कि देसांग प्लेन्स और डेमचोक सेक्टर में भारत की पेट्रोलिंग पर रोक 2012 के आसपास शुरू हो गई थी। उस समय न तो कोई बड़ा सैन्य टकराव हुआ, न ही कोई औपचारिक घोषणा की गई, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बना दिए गए कि भारतीय सैनिक अपने पारंपरिक पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे। सबसे ज्यादा दिक्कत देसांग प्लेन्स के अंदर आने वाले इलाकों में थी। ये इलाका इसलिए अहम है क्योंकि ये दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड के पास पड़ता है, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सप्लाई रूट है। यहाँ पेट्रोलिंग रुकने का मतलब था भारत की दावा की गई जमीन पर उसकी मौजूदगी कमजोर पड़ रही थी। डेमचोक सेक्टर में भी हालात अलग नहीं थे। यहाँ खास तौर पर ग्रेजिंग ग्राउंड्स यानी चराई वाले इलाकों को लेकर विवाद बढ़ा। पहले जहाँ स्थानीय चरवाहों और भारतीय गश्ती दलों की नियमित आवाजाही होती थी, वहाँ धीरे धीरे प्रतिबंध लगने लगे। जनरल भल्ला के अनुसार ये जमीन पर कब्जे से ज्यादा एक्सेस डिनायल की रणनीति थी। हमें ये समझना जरूरी है कि भारत चीन सीमा पूरी तरह तय नहीं है। यहाँ एलएसी कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक अनुमानित क्षेत्र है। दोनों देश अपनी अपनी क्लेम लाइन तक पेट्रोलिंग करते हैं ताकि अपने दावे को जमीन पर मजबूत रख सके। जब किसी देश की पेट्रोलिंग रुकती है तो उसका दावा अपने आप कमजोर दिखने लगता है। जनरल भल्ला ने यह भी साफ किया कि 2020 के बाद जो तनाव बढ़ा, उसने इस पुराने मुद्दे को सबके सामने ला दिया। गलवान और पूर्वी लद्दाख की घटनाओं के बाद पहली बार इस बात पर गंभीरता से ध्यान दिया गया कि कुछ इलाकों में भारत की गश्त सालों से बाधित थी। साल 2024 के बाद स्थिति में ठोस बदलाव देखने को मिला। जनरल भल्ला के मुताबिक देसांग प्लेन्स, डेमचोक और उनसे जुड़े ग्रेजिंग क्षेत्रों में भारत के पेट्रोलिंग राइट्स दोबारा बहाल किए गए। ये बहाली सिर्फ कागजी नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। ये बदलाव किसी एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे लगातार बैक चैनल बातचीत, सैन्य स्तर पर बातचीत और रणनीतिक दबाव काम कर रहा था। भारत ने न तो जल्दबाजी दिखाई और न ही आक्रामक बयानबाजी की, बल्कि समय के साथ अपनी स्थिति मजबूत करता गया। चीन के लिए भी हालात बदल चुके थे। एक साथ कई अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक चुनौतियां और क्षेत्रीय अस्थिरता ने उसे भारत के साथ तनाव कम करने पर मजबूर किया। ऐसे में पुराने पेट्रोलिंग अवरोधों को हटाना उसके लिए एक व्यवहारिक कदम था। हालांकि जनरल भल्ला ये भी मानते हैं कि इससे भारत चीन विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश, सियांग वैली और मैप विवाद जैसे मुद्दे आगे भी बने रहेंगे, लेकिन लद्दाख में पेट्रोलिंग अधिकारों की वापसी भारत के लिए एक अहम रणनीतिक उपलब्धि है। ये जीत किसी युद्ध से नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और सही रणनीति से हासिल की गई है।
बिना गोली चले लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में भारत की मौजूदगी दोबारा स्थापित होना भारतीय कूटनीति और रणनीतिक सोच की एक मजबूत मिसाल है। अब बात करते हैं अमेरिका के टैरिफ की। यूं तो अमेरिका ने हाल के महीनों में जिस तरह से टैरिफ को हथियार बनाना शुरू किया है, उसने पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी पैदा कर दी है। खास तौर पर भारत के लिए ये खतरा बेहद बड़ा था, क्योंकि अमेरिका ने सीधे सीधे 575% तक टैरिफ लगाने की बात कही। ये कोई सामान्य टैक्स नहीं था, बल्कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को झटका देने वाला फैसला हो सकता था। ये 575% टैरिफ एक साथ नहीं, बल्कि अलग अलग सजाओं को जोड़कर सामने आया। पहले कुछ भारतीय उत्पादों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया गया। इसके बाद रूस से तेल खरीदने को लेकर 25% की अलग पेनल्टी की चेतावनी दी गई। फिर ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर बेहद भारी टैरिफ लगाने की बात सामने आई। इन सभी को मिलाकर भारत के कुछ सेक्टर पर कुल टैरिफ का बोझ 575% तक पहुंच सकता था। इसका सीधा असर भारत के आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल उद्योग, दवाइयों के निर्यात और छोटे मध्यम कारोबार पर पड़ने वाला था। अमेरिकी रणनीति साफ थी, भारत की लागत बढ़ाओ, उसके सामान को महंगा बनाओ और उसे वैश्विक बाजार में कमजोर कर दो। वॉशिंगटन को भरोसा था कि भारत इस दबाव में आकर अपनी रणनीतिक आजादी छोड़ देगा, लेकिन भारत ने इस खतरे को सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक संकेत के रूप में लिया। संकेत ये था कि अब किसी एक देश पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए भारत ने तुरंत अपने व्यापारिक नक्शे को बदलने की दिशा में काम शुरू किया। इसी रणनीति के तहत भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को तेजी से आगे बढ़ाया गया। इस समझौते के बाद भारत के ज्यादातर उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में लगभग बिना शुल्क के एंट्री मिलने वाली है। जहां अमेरिका टैरिफ बढ़ाकर भारत को रोकना चाहता था, वहीं ब्रिटेन भारत के लिए एक बड़ा वैकल्पिक बाजार बनकर सामने आया। ये समझौता भारत के लिए सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा कवच भी बन गया। अगर अमेरिका अपने 575% टैरिफ वाले फैसले पर आगे बढ़ता, तब भी भारत के पास निर्यात के नए रास्ते तैयार हो चुके थे। यही वजह है कि अमेरिका का दबाव असरदार साबित नहीं हो पाया। ब्रिटेन के लिए भी ये डील मजबूरी थी। यूरोप से अलग होने के बाद उसकी अर्थव्यवस्था को नए सहारों की जरूरत थी। भारत ने इस जरूरत को समझा और अपने हितों के साथ सौदा किया। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बेहतर अवसर, छात्रों के लिए राहत और भारतीय कंपनियों के लिए आसान पहुंच, ये सब इसी रणनीति का हिस्सा थे। भारत ने केवल यूरोप पर ही भरोसा नहीं किया। अमेरिका के दबाव के बीच भारत ने लैटिन अमेरिका और अन्य उभरते बाजारों के साथ भी व्यापारिक रिश्ते मजबूत किए। इससे भारत की सप्लाई चेन ज्यादा सुरक्षित और विविध हो गई। इस पूरी प्रक्रिया का असर अब दिखने लगा है। निर्यातकों को नए ग्राहक मिल रहे हैं, उद्योगों को नई दिशा मिल रही है और भारत की आर्थिक स्थिति ज्यादा संतुलित हो रही है। जो 575% टैरिफ भारत को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाना था, वही भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने की वजह बन गया। आज भारत उस स्थिति में है जहां वह दबाव में आकर फैसले नहीं करता, वह बातचीत करता है, विकल्प तैयार करता है और अपने हितों को प्राथमिकता देता है। यही आधुनिक आर्थिक कूटनीति की असली पहचान है, जिसकी कल यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट में तारीफ भी की गई थी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।